इसको केवल देख लेते हैं, पढ़ेंगे और फिर आगे पढ़ा जाएगा। चैप्टर 1 अपना यही था, मानव भूगोल प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र। पृथ्वी है, झुकी हुई है कितना डिग्री? हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी रहती है? मालूम होना चाहिए, 23.5 डिग्री। हाँ, देखा। चैप्टर 1 भूगोल प्रकृति के विषय क्षेत्र सारा कुछ लिख लिए हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। भूगोल यानी जियोग्राफी। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम? पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते रूप का वर्णन करना, और भूगोल के ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव। भौतिक भूगोल क्या है? तो भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण का व्याख्या एवं अध्ययन करता है। साथ ही य- यह भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। इसकी कई उप शाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती है। ये हो गया भौतिक भूगोल है। नेक्स्ट देखेंगे मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या होता है मानव भूगोल? मानव भूगोल भौतिक, पर्यावरण और सामाजिक भी है ना, जैसे सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन कराता है, जो मानव द्वारा दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। तीसरा है कि भूगोल की इस शाखा मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कई बार ये बुक के नाम पूछा जाएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कौन लिखा है? तो याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन। के प्रकाशन के समय हुआ, लोगों की इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ी। थोड़ा सा गला भारी भारी हो गया है, कल भी मौसम गड़बड़ाया था ये, और ठंडा भी पी लिए, रास्ते में गए तो उधर दोनों पिला दिया है। रात में 12 बजे तक आ गए थे, बहुत दूर था, कुआं था यही नहीं है मतलब। हाँ, और टूणी कैसे मतलब ये तो रास्ते जाते जाइए यहाँ थोड़ी। हम तो भुला जाते, वो लेके गए थे ठीक है, वो जाना इतना मोड़ इधर उधर फिर जाना, हमको लेके चल जाएगा, फिर भी नहीं आ पाएंगे। सीधा रहता है तो ही जाते हैं, हमको मोड़ पे याद भी नहीं रहता कि किधर, कोई ये दू गो रहता है रोड, अच्छा एगो है नहीं गया है, अगर उधर गया है, हमको एकदम कन्फ्यूजन पक्का हो जाता है कि इधर से आया था इधर जाना है। हाँ, कई बार वैसे अकेले में हुआ है। तो इससे पहले दीपक का जो है ना, वो जिस रास्ते से चले तो 90-95% याद कर रहा था कि इधर से आया था एकदम लेके पक्का। और भी दो मास्टर थे, मास्टर साहब चले गए जल्दी में, का स्कूल था सुबह में है ना। हम लोग नहीं आए भाई, करके नहीं, जब आए ही हैं तो खा के जाएंगे। हाँ, मान लो किसी का यहाँ जाओ, फिर भेंट करो चले आओ, खराब ना लगेगा। 10 बजे थोड़ा सा समय थोड़ा सा लेट हो गया, बारिश उरिश का था, बारिश था तो वहाँ पे व्यवस्थाएं, रोड पे नहीं था वैसा। रैटजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, रैटजेल नाम आया था। ये रैटजेल को क्या कहते हैं? आधुनिक मानव भूगोल का जनक। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपेगोग्राफिक्स में लिखा कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण सहयोग प्राप्त करना चाहिए। एंथ्रो एंथ्रोपीजियोग्राफिक, ठीक है, ग्राफिक्स पढ़ लेंगे एक बार। एंथ्रो ही है, यहाँ एंथ्रो हो गया, फिजी एंथ्रोप जियोग्राफिक है ना, एंथ्रो जियोग्राफिक में
लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। नेक्स्ट वैज्ञानिक जो है वो है रेनेल एनएल, है ना, एनएलसी सैंपल। तो सैंपल का नाम आया था, सैंपल के अनुसार मानव भूगोल का डिफिनेशन: भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके गांवों, शहरों, सड़कों, रेल नेटवर्क आदि भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया। एलएनसी सैंपल रैडजेल की एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। हाँ, हिस्ट्री से तो आसान होगा ही थोड़ा, उसको भी थोड़ा कहानी अलग अलग करके दिया है, चाहे और भी मतलब जैसे पढ़ते हो यहाँ, फिर आगे जब लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हो तो अगर मोबाइल है तो वाईफाई धरा के, और भी बढ़िया बढ़िया लेक्चरार हैं, है ना। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो पढ़ाई भी नहीं करते ये सब, तो उसमें भी देख लेंगे तो शायद थोड़ा कहानी अच्छे से बताए हैं। नहीं मालूम हो तो हमसे पूछना कि किसको देखना है, हम बता देंगे। जैसे राजस्थान के एक दो लेक्चरार है जो स्पेशल है, जो हिस्ट्री पढ़ाता है, मैंने कोई भी हो, मान लो तुम ही हो, जो चीज़ एक ही काम करोगे तो क्या करोगे, परफेक्ट करोगे ना। तो और भी तरीके से उसको बताया जा सकता है, और हमको तो कुछ आता ही नहीं है। मानव भूगोल का इतिहास: मानव भूगोल का उद्भव मनुष्य और पर्यावरण के बीच बातचीत, अनुकूलन, समायोजन और संशोधन के साथ शुरू हुआ। खोज की उम्र से पहले विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई, लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अज्ञात समाजों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई थी। यात्रियों द्वारा अन्वेषण ने मानव भूगोल के क्षेत्र का विस्तार किया और विभिन्न समाजों के साथ बातचीत की। अच्छा देखो, नॉलेज के लिए तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन जैसा कि पहले लिखवा चुके हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, है ना, आता है, तो वही क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, देखेंगे, मिलाएंगे कि कौन सा आया है ना, तो वही आने वाला है, दूसरा कुछ नहीं आएगा। पढ़ने के लिए तो पूरा सारा जहान बाकी है, पढ़ते रहिए। ठीक है। इसके साथ नए दृष्टिकोण, कल्याणकारी और मानवतावादी विचारधारा, विचार के कट्टरपंथ और स्कूल और विचारधारा के व्यवहार विद्यालय की तरह भर सकते हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र आया था, मानव भूगोल के उपक्षेत्र को लिखने को। इसमें देखेंगे मानव भूगोल के पहले क्षेत्र, फिर पढ़ेंगे उपक्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति में अंतर, अनुशासनात्मक और सामाजिक विज्ञानों में अन्य वहन विषयों के साथ साथ विशाल संबंध विकसित है। मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र की व्याख्या करते, तो मानव भूगोल की क्षेत्र और उप क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन के सभी तत्वों के हर पहलू की व्याख्या करते हैं। यहाँ से हम पहले एक देखेंगे मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र। तो सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नागरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। सेम टू सेम उसमें भी ऐसा ही था। मानव भूगोल के कुछ प्रमुख उप क्षेत्र: व्यवहारिक भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, ये क्या है, उप क्षेत्र है। सांस्कृतिक भूगोल उसमें भी था, इसमें भी है। ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सक भूगोल, ये वाला पूछा था, है ना। और लिंग भूगोल, लिंग भूगोल है, मेल फीमेल, लिंग नहीं बुझाता, लिंग मेल फीमेल, है ना। लिंग भूगोल स्त्रियों पुरुषों अलग अलग, माने इनके बारे में कुछ पढ़ना हो। मानव भूगोल की विचारधाराएं, विचारधारा अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल की देखने के नजरिया और मानव भूगोल की विचारधारा कहा गया। मानव भूगोल की तीन विचारधाराएं हैं। पहले नियतिवाद, नियतिवाद
संभववाद और नौ निश्चयवाद। मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा से आशय मानव भूगोल के अध्ययन को मानव कल्याण के लिए सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों से जोड़ना था। इसका उदय 1970 के दशक में हुआ। इसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह मनुष्य की केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर बल देता है। प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषयों के कारण एवं निवारण पर ध्यान आकर्षित करता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद। मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था। प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में किसके था? प्रकृति के अनुसार जीता था। जैसे प्रकृति है ना, प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश को क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चय नौ निश्चयवाद। नौ निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई। यह दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य के मार्ग को परिलक्षित करता है। तो नौ निश्चयवाद है ये दो, एक तो निश्चयवाद और संभववाद के मध्य के मार्ग को परिलक्षित करता है। इसके द्वारा प्रस्तुत की गई, इसका किया गया ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। टेलरों नाम याद रख लेंगे, टेलर से। संकल्पना। यह संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति है, न ही नितांत स्वतंत्रता की अवस्था है। इस संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। नौ निश्चयवाद की विशेषता। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है और यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। पर्यावरणीय नौ पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता है और न प्रकृति से स्वतंत्र रहकर जी सकता है। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों को पालन करना एवं उसके विनाश से बचना होगा। प्रकृति के देनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदारता औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना, खनन करते समय अति दोहन होने से बचना। अगला है नियतिवाद। नियतिवाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। नियतिवाद में क्या माना जाता है कि मनुष्य का जो प्रत्येक क्रियाकलाप है वो पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। मानव की आदिम अवस्था में मानव लगभग सभी क्रियाकलापों को पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित है। जो भी पहली मतलब मानव की आदिम अवस्था में पुरानी प्राचीन, हाँ, सबसे पुराने मानव के लगभग सभी जो क्रियाकलाप था जितना भी, वो पूर्णतः किस पे निर्भर था? प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होता। रैटजेल, रीटर, हम्बोल्ट, हटिंगटन आदि नियतिवाद के प्रमुख समर्थक थे। नियतिवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। उदाहरण आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भरता, किसानों की जलवायु पर निर्भरता और जलवायु के अनुसार शारीरिक गठन।
संभववाद या संभावनावाद। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभों के लिए उपयोग कर सकता है। मानव प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। विडाल डी लाब्लास, ये नाम है, विडाल डी लाब्लास तथा लुसियन फैले इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख थे। इसको संभववाद को मानने वाले थे ये। संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। उदाहरणतः नदी पर पुल, खेती, परिवहन। अगला टॉपिक है जिसका नाम है मनुष्य का प्रकृतिकरण। मनुष्य का प्रकृतिकरण। मनुष्य तकनीकी की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ साथ बातचीत करता है। यह सांस्कृतिक विकास के स्तर को इंगित करता है। भौतिक पर्यावरण के साथ आदिम समाजों की बातचीत को पर्यावरणीय नियतिवाद कहा जाता है, जो मनुष्यों का प्रकृतिकरण है। प्रकृति का मानवीकरण। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ मानव ने प्रकृति को संशोधित करना शुरू किया और सांस्कृतिक परिदृश्य बनाया। इसे भोगवाद या प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। ग्रिफिथ टेलर द्वारा नव नियतिवाद एक मध्य मार्ग पेश किया गया, जिसका अर्थ है कि न तो पूर्ण आवश्यकता यानी पर्यावरणीय नियतिवाद की स्थिति है और न ही पूर्ण स्वतंत्रता अधिभोग की स्थिति है। यही था पहले चैप्टर में, इतना ना। यहीं पे दूसरा चैप्टर देख ले कि रहने दे। एक मानव भूगोल हो गया था, दूसरा था विश्व जनसंख्या वितरण। यही चैप्टर 2 पढ़ रहे थे हम लोग। वो तो पहले ही पढ़ लिए थे, ये दूसरा चैप्टर है। जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण का अर्थ है कि पृथ्वी के सतह पर लोगों का वितरण की अवस्था, मतलब अलग अलग जगहों पे कैसी जनसंख्या है। जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया की 90% आबादी अपने भूमि क्षेत्र के लगभग 10% में रहती है। दुनिया 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश दुनिया की आबादी के लगभग 60% योगदान करते हैं। इन 10 देशों में से 6 किसमें है? एशिया में स्थित है। ये बात देखे होंगे, पढ़े होंगे। जनसंख्या घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका मतलब कि भूमि के आकार के लोगों की संख्या के बीच का अनुपात, यह आमतौर पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या बट्टा में क्षेत्र के घनत्व में मापा जाता है। कुछ क्षेत्र घनी आबादी वाले, जैसे उत्तर पूर्वी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम पूर्वी एशिया, इधर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। कुछ क्षेत्र बहुत कम आबादी वाले हैं, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र। जो भी ध्रुव वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पे तो यह बर्फे जमा रहेगा तो आदमी रहेगा के पास, भूमध्य रेखा के पास उच्च वर्षा क्षेत्र, जबकि कुछ क्षेत्र मध्य चीन
दक्षिणी भारत, नॉर्वे, स्वीडन आदि जैसे घनत्व है। जनसंख्या घनत्व की गणना। जनसंख्या घनत्व मापने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितना है जी, 1 लाख है। 100 जीरो है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है ना, कितना है बताओ तो? 10,000, 10 लाख, ठीक। और वहाँ के क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इस स्थिति में वहाँ की जनसंख्या 100 व्यक्ति प्रति, कैसे काटा है रे भाई? 3 3 6, 2 2 4 2 6, 3 1 4, 100 बचा है, ठीक है ना? पूरे 1,000 होता है। नोट ऐसे क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 200 एक, हाँ, जनगणना 10 साल पे होता है। 2011 हुआ था, 2021 में होता तो कोरोना के चलते नहीं हुआ है ना, ऐसा ही डेटा निकाल लिया इधर उधर। और 2031 में होगा। ऐसे जनसंख्या, ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होती है, सघन आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर। किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जब जनसंख्या का परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर के प्रकार। जनसंख्या वृद्धि दर दो प्रकार की होती है। जनसंख्या की घनत्व में धनात्मक वृद्धि। इन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है तब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहलाती है। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर। तो ऋणात्मक कब होगा? जब घटेगा। हाँ, अरे किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, मृत्यु ज़्यादा हो तो जन्म दर कम हो, तब वह जनसंख्या कैसी मानी जाएगी? ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाती है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का गणना। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना दिए गए सूत्र द्वारा की जा सकती है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। अप्रवास उत्प्रवास पढ़े हैं। माल्थस सिद्धांत। ये माल्थस सिद्धांत क्या दिए थे? थॉमस माल्थस सिद्धांत 1893 के अनुसार लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा उसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। कारक क्या क्या हो सकता है? तो जनसंख्या वितरण के 3 कारक अर्थात भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक से प्रभावित होता है। प्राकृतिक कारक। जनसंख्या वितरण के जो पहला मान लो कारक है वो क्या है? प्राकृतिक कारक। उचावच। उचावच मतलब पर्वतीय, पठारी अथवा उबड़ खाबड़ प्रदेश में कम लोग रहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि की उर्वरता होती है और कृषि की जा सकती है। यही कारण है कि नदियों घाटी जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, अंगो आदि घाटियां अधिक घनी बसी हुई है ना। इसके किनारे जो होंगे वो बहुत ही जनसंख्या होगी। दूसरा जो कारक है वो है जलवायु, है ना। ज़्यादा ठंडा भी पड़ेगा तो रहना मुश्किल हो जाएगा, और ज़्यादा गर्मी भी पड़ेगा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे स्थान पर रहेंगे जहाँ कंफर्टेबल हो।
अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करती है। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जैसे मरुस्थल, पहाड़ी क्षेत्र, मानसून प्रदेश से अधिक जनसंख्या निवास करती है, जैसे एशिया के देश। हाँ, हम लोग किस में आते हैं? एशिया ना जी। मृदा, मृदा पे भी निर्भर करेगा कि मृदा कैसी है। मृदा मिट्टी उपजाऊ है, नहीं उपजाऊ है। हैं? जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरा शक्ति बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में खाद्यान्न तथा अन्य फसलें अधिक पैदा की जाती हैं। तथा प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है, इसलिए नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हैं। प्रति हेक्टेयर मतलब भूमि के मापने की, जैसे काठा होता है, किलोमीटर होता है, हेक्टेयर भी माप है। जल की उपलब्धता, लोग उन क्षेत्र में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से क्या हो, उपलब्ध हो। यही कारण है कि नदी घाटियों विश्व के सर्वाधिक सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। वनस्पति, अधिक घने वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती है, लेकिन कोणधारी वनों व आर्थिक उपयोगिता अधिक है, इसलिए लोग उन्हें काटने के लिए वहां बसते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण में आर्थिक कारक। परिवहन का विकास, परिवहन के साधनों के विकास से लोग दूर के क्षेत्रों से परिवहन के बेहतर साधन जुड़ जाते हैं और विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े क्षेत्र सघन आबादी हैं। नागरीकरण और औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग और नागरिक केंद्र की वृद्धि एवं उच्च जनसंख्या घनत्व को आकर्षित करती है। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र आर्थिक रूप से लोगों को आकर्षित करते हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक में पहले देखते हैं धार्मिक कारक। धार्मिक कारणों से लोग अपने देश को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को पूरा यूरोप छोड़कर रेगिस्तान के क्षेत्र में नया देश इजराइल बसाना पड़ा था। ठीक है, इजराइल नया देश बसाना पड़ा था। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ। राजनीतिक कारक, किसी देश की गृह युद्ध, अशांति आदि के कारण भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए फारस की खाड़ी का युद्ध, श्रीलंका के जातीय संघर्ष आदि के कारण जनसंख्या का पलायन हुआ। जनसंख्या के परिवर्तन के तीन प्रमुख घटक। पहला, जन्म दर। अशोधित जन्म दर प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसके उच्च होने या निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन से सीधा संबंध है। मृत्यु दर, मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है और जनसंख्या के वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं होती, अपितु घटती मृत्यु दर से भी होती है। प्रवास, प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है और इसके अंतर्गत उद्यम उद्गम स्थानों को छोड़कर जाना और गंतव्य स्थान पर आकर बसना दोनों सम्मिलित है। प्रवास अस्थायी व मौसमी दोनों प्रकार का हो सकता है। यह जनसंख्या परिवर्तन में योगदान देता है। प्रवास के कारण, प्रवास के अपकर्ष कारक। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक, पहला देखते हैं प्रकाश का अपकर्ष कारक क्या है। प्रवास के अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा
अधिक आकर्षक बनाते हैं। ये कारक निम्न है: कम बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं अस्थायित्व, अनुकूल जलवायु, जीवन और समाप्ति, सुरक्षा। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक उद्गम स्थानों को उदासीन स्थल बनाते हैं और इन कारणों की वजह से लोग इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। ये प्रमुख कारक निम्न है: रहन सहन, निम्न दशाएं, राजनीतिक परिस्थितियां, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां और आर्थिक पिछड़ापन। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। संसाधनों पर अत्यधिक भार, संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास, जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई और विकास की गति को अवरुद्ध होना। नेक्स्ट है जनसंख्या के ह्रास का परिणाम। ह्रास मतलब कमी, है ना? ह्रास नहीं, ये ह्रास ही है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, समाज की अवधारणभूत संरचना स्वयं ही अस्थिर हो जाती और देश की भविष्य की चिंता और निराश में डूब जाता। किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहां के आर्थिक विकास पर पड़ने वाला प्रभाव। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण अनेक प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। भोजन की समस्या। तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के कारण भोजन पदार्थों की आवश्यकता पूर्ति कर कठिन हो जाती है। आवास की समस्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण निवास स्थानों की कमी हो जा रही है और लाखों लोग झुग्गी तथा झोपड़ी में निवास करते हैं। नेक्स्ट जो का होगा वो क्या होगा? बेरोजगारी। जनसंख्या वृद्धि के कारण बेकारी एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। ठीक है। आर्थिक विकास कम हो जाने से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। निम्न जीवन स्तर। अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, इसलिए स्तर गिर जाता है। जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव। बढ़ती जनसंख्या को खदानों की पूर्ति करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ जाता है। बचत में कमी। जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ जाती है तथा बचत कम होती है। स्वास्थ्य। नगरों में गंदगी बढ़ जाती है और साफ सफाई के स्तर नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट है जननांकीय संक्रमण। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य के जनसंख्या के पुनर्वनुमान लगाने में मदद करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित में उन्नति करके नागरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो उस समाज में उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से जननांकीय चक्र कहते हैं। ये अवस्थाएं निम्न है। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकतम लोगों को प्राथमिक व्यवसाय में लोग होते हैं। बड़े परिवार संपत्ति माने जाते हैं। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में आरंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है, किंतु समय के साथ घटती है और इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है। जन्म दर मृत्यु दर के अंतर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, बाद में घटने लगती है। तृतीय अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, लगभग संतुलन की स्थिति होती है और जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है अथवा बहुत कम वृद्धि होती है। इस अवस्था में जनसंख्या शिक्षित हो जाती है
तथा तकनीकी ज्ञान के द्वारा विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। तो दोनों नोट्स हम लोग पढ़ लिए है ना। नोट्स यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग को लिखना रह जाएगा चैप्टर 2 का। टाइम है तो 8:32 हो रहा है, टाइम है। स्टार्ट करेंगे लिखना आप। हाँ, अभी क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हो दूसरे का? अभी तो शायद ही पढ़ाए भी नहीं होंगे, पढ़ा दिए थे एक। ये पढ़ाया नहीं ना है? पढ़ाना भी बाकी था और इसका टेस्ट भी बाकी है। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, वही बात फिर इसमें हम देखेंगे, थोड़ी सी छोटा में देखेंगे। कि इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, क्या होता है जनसंख्या डेंसिटी। हम यह भी पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है। हम प्रवास के बारे में भी पढ़ेंगे और जानेंगे कि लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाते हैं। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या देंगे कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जैसे ऊपर लिखते हैं जनसंख्या, नीचे क्या लिखेंगे क्षेत्रफल, यहाँ से निकल जाएगा जनसंख्या घनत्व। सघन आबादी वाला ये आबाद क्षेत्र किसे कहते हैं। विश्व में सघन आबाद क्षेत्र उन क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ की आबादी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ये छोटा सा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सघन आबाद क्षेत्र किसे कहते हैं। तो विश्व में सघन आबाद के क्षेत्र उन क्षेत्र को कहते हैं जहाँ की आबादी क्या हो, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। उदाहरण यूरोप का उत्तर पश्चिम भाग और अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग। बिहार का जनसंख्या जानते हो कितना है प्रति किलोमीटर? नहीं जानते हो? बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, और उससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ही है। 1300, 1200 कुछ करीब है, 1300 जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि कैसा हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक। जनसंख्या में परिवर्तन के घटक है, घटक मतलब उसका कारक, पहला जन्म, दूसरा आप देख सकते हैं मृत्यु, और तीसरा प्रवास। प्रवास मतलब इधर से उधर जाना आना। महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश लाइबेरिया। लाइबेरिया की साइबेरिया रे, ऐसा भी कोई देश है क्या। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश लेटविया। इस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है अफ्रीका। और किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, अफ्रीका। प्रवास, मनुष्य एक ऐसा और मनुष्य का एक ऐसा स्थान दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। प्रवासी भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी को, उस दिन मनाया जाता है प्रवासी दिवस। ठीक है, आइए। उद्गम स्थान, जहाँ से लोग चलते हैं, है ना, उद्गम स्थान कहता है। गंतव्य स्थान, जहाँ लोग आगमन करते हैं, है ना, आगमन। प्रवास अस्थाई अस्थाई मौसमी हो सकता है, गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, और नगर से गांव हो सकता है। यही बात हम एनसीईआरटी बुक में भी यही बात पढ़े थे। प्रवास के कारण प्रतिकर्ष कारक, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न। अपकर्ष कारक में प्रतिकूल जलवायु, महामारी, अशांति, लड़ाई झगड़ा।
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक भौगोलिक यानी प्राकृतिक, जल की उपलब्धता, जल ही जीवन है, अतः लोग ऐसी जगह पर बसना पसंद करते हैं जहां आसानी से जल उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जल कृषि, उद्योग आदि जगह उपयोग होता है। दूसरा जो कारक है वो भू की आकृति, भूमि की आकृति कैसी है। उबड़ खाबड़ पहाड़ी स्थानों पर लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ न तो जीवन सरल है, न ही कृषि। पहाड़ों पर कृषि करना सरल थोड़ी है, केवल घूमने में और देखने में अच्छा लगता है। ये मेहनत वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। इससे लोग समतल क्षेत्र की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। मृदाएं, मिट्टी, लोग हमेशा ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहाँ की मृदा उपजाऊ हो। आर्थिक कारक, औद्योगिकरण, जिन क्षेत्रों में उद्योग होते हैं वहाँ मजदूर को बड़े पैमानों पर रोजगार का अवसर उपलब्ध होते हैं। नागरीकरण, लोग नागरीय क्षेत्रों में अधिक बसते हैं क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाएं अच्छी होती है। खनिज, जिन क्षेत्रों में अधिक खनिज पाए जाते हैं वहाँ खनन कार्य अधिक होता है, इसकी वजह से मजदूर, हाँ, रोजगार उपलब्ध होता है। जननकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। जननकीय संक्रमण सिद्धांत, प्रथम अवस्था उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। धीमी जनसंख्या दर, ज़्यादातर लोग खेती का काम करते हैं, जीवन प्रतिष्ठा कम होती है, लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं। द्वितीय अवस्था, प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता, समय के साथ प्रजननशीलता और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार। प्रजननशीलता, प्रजननशीलता नहीं पढ़े हो। प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता, प्रजननशीलता मतलब होता है जो हम लोग जनन में पढ़े हैं ना, संतति को बढ़ाना, जैसे एगो से दूगो, दूगो से चार गो, वही बात है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में पढ़े थे क्लास 10th में, हैं। प्रजननशीलता कृत्रिम तौर से भी बढ़ाया जाता है। प्रजननशीलता का मतलब मोटे तौर पे जनसंख्या वृद्धि करना, हैं। तृतीय अवस्था, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों घट जाती है, जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या नागरीय और शिक्षित हो जाती है। तकनीकी ज्ञान हो जाना। निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष है। अतः यह कहा जाता है कि जननकीय सिद्धांत से भविष्य की जनसंख्या पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्या क्या होगा, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा। और ये है विकास में बाधा और भरण पोषीय विकास और भरण पोषीय समस्या। तो एक बार क्वेश्चन एगो लिखोगे, उसके बाद हम अगली एपिसोड में क्वेश्चन को समझा देंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी।